और भाई क्या हालचाल। तो शो सॉरी भाई। हे गाइस, इट्स देवेश मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं रिसर्च मैथोलॉजी यानी कि बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के लिए 6 सेमेस्टर की जो सीरीज बनाई जा रही है, इसका चैप्टर नंबर 3 आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। ऑलरेडी मैं 2 चैप्टर अपलोड कर चुका हूं। कहां पर, अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर आपको प्लेलिस्ट का एक लिंक मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में मैंने दोनों चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। आज तीसरा चैप्टर मैं अपलोड करने जा रहा हूं जिसका नाम है रिसर्च डिजाइन। और ये जो चैप्टर नंबर 3 है, इसके साथ साथ हमने नोट्स भी रेडी कर दिए हैं पूरी ऑल ओवर बुक के। अगर आपको वो 400 पेज की बुक नहीं पढ़नी ना भाई, या आपको ये 1-1 घंटे की वीडियो लेक्चर देखने में थोड़ी सी बोरियत फील होती है, तो आप ना थोड़ी सी मनी शनी खर्च करके वो नोट्स भी ले सकते हो। प्राइसेस ज्यादा हाई नहीं है, प्राइसेस बिल्कुल नॉर्मल से रखे गए हैं। 150 के अराउंड आपके प्राइस है। अगर आपको लेने हैं आप व्हाट्सएप पे जाके कॉन्टेक्ट करना। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है और बोर्ड पे ये रहा, मैंने मेंशन कर दिया है। इस नंबर पे जाके आप पता कर लो, मैसेज कर देना, नोट्स परचेज करने हैं। मिनिमम प्राइस जो भी होगा 150 के अराउंड जो भी होगा वो पे करके आपको सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ ले लेनी है और आपको मिल जाएगी। उसमें आपको सारे चैप्टर्स मिलेंगे, हर टॉपिक एक्सप्लेन मिलेगा शॉर्ट में। और ये जो टॉपिक्स है जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करे, जो मैं समझाता हूँ, वो सारे टॉपिक्स आपको वहाँ पे एक्सप्लेन मिल जाएंगे शॉर्ट टर्म में, ठीक है। और जो भी बच्चा लेना चाहता है वो ले सकता है। इजी लैंग्वेज है और ज्यादा पेजेस नहीं पढ़ने पड़ेंगे आपको, मुश्किल से 50 के अराउंड पेज पढ़ने। 400 पेज की बुक से तो अच्छा ही है ना भाई। और जो नहीं लेना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग क्या करो, आप वीडियो से नोट्स बना सकते हो जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3। पहले ये बताओ, आपने प्रीवियस 2 लेक्चर तो देख लिए ना? अगर नहीं देखे तो भाई पहले वो देख लेना जरूरी है, पहले वो देख लेना जरूरी है, ठीक है। लाइन से सिलेबस कवर करेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है रिसर्च डिजाइन। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन क्या है? तो ये लिखा है प्लानिंग प्रोसेस है, जिसको हम जानते हैं रिसर्च डिजाइन के नाम से। एक प्लानिंग की प्रोसेस है। जैसे कि मान लो एक फैमिली है जिसका नाम है ABC फैमिली, ठीक है। फैमिली जाना चाहती है गोवा पे ट्रिप के लिए। गर्मियों की छुट्टियां आने वाली है ना। मैं भी आपकी ये 10 सीरीज कंप्लीट करवा के मैं भी सोच रहा हूँ मैं गोवा शिफ्ट हो लूँ, 2-4 दिन के लिए थोड़ा एंजॉय कर लेंगे, वेकेशन बना लेंगे। तो भाई सुनो, गोवा अब थोड़ी सी गर्मी बढ़ रही है तो मजा आएगा, पानी वगैरह, बीच वगैरह वहां पे ना। तो एक फैमिली है ABC करके जो जाना चाहती है गोवा में। अब फैमिली में ना प्लानिंग चलती है कि हम गोवा को ट्रिप को कैसे एग्जीक्यूट करें, कैसे गोवा ट्रिप जाए। तो जो बच्चा है वो बोलता है पापा हम ना ट्रेन से चलेंगे। वो पापा बोलता है अरे यार ट्रेन से भीड़ भड़ाका होता है बहुत ज्यादा, एक काम करते हैं फ्लाइट बुक कर लेते हैं, दिल्ली से गोवा की फ्लाइट ले लेते हैं, फ्लाइट से चलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्लानिंग चल रही है किसको लेकर, ट्रिप को लेकर। यानी कि कितने घंटे का सफर है, कितने घंटे में जाना है, कितने घंटे में आना है, टिकट्स बस की करें, फ्लाइट की बुक करें, रोड कौन सा लेना चाहिए, कौन सी फ्लाइट बुक करनी चाहिए, अच्छा सामान क्या क्या लेके जाना चाहिए, आपको बैग लेने। कोई बोलता है कि मैं सफारी सूट पहन के जाऊंगा, कोई बोलता है कि मैं नॉर्मल वेयर पहन के जाऊंगा, कोई बोलता है मैं पार्टी वेयर पहन के जाऊंगा, ठीक है, ट्रिप पे जा रहा हूँ। कोई बोलता है भैया मैं गिम्बल लेके जाऊंगा, ट्राइपॉड लेके जाऊंगा, मैं अपनी वीडियोस वगैरह शूट करूंगा। तो सबकी क्या है, अपनी अपनी प्लानिंग चल रही है किस चीज को लेकर, ट्रिप को लेकर। और जो ट्रिप है वो क्या है, आपका गोल है, यानी उसको आपको अचीव करना है। और अगर आप किसी गोल को अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए आप करते हो प्लानिंग यानी रिसर्च डिजाइन। आप उसके डिजाइन्स बनाने लग जाते हो पहले से, ठीक है। अगर मान लो आपको एक घर भी बनवाना है, एक अच्छा सा अपनी ड्रीम हाउस बनवाना है, तो आप उसके लिए क्या करते हो, प्लानिंग करने लगते हो कि इधर मैं सोफा लगाऊंगा, इधर व्हाइट मार्बल लगाऊंगा, इधर किचन लगेगा, और सामने की साइड में स्टेयर्स के जस्ट बगल में हमारा वॉशरूम होगा। वॉशरूम में ना वो बढ़िया वाली महंगी वाली वो नहीं होती टैप, वो लगवाऊंगा मैं, ठीक है। शावर होगा अच्छा खासा, चमचमाती सीलिंग्स होगी, ठीक है, फैंस अच्छे वाले होंगे। तो ये क्या है, एक रिसर्च डिजाइन है, ये प्लानिंग है। किस चीज की प्लानिंग हो रही है, ये प्लानिंग हो रही है आपको अपने गोल्स अचीव करने की। तो यही तो रिसर्च डिजाइन है। रिसर्च डिजाइन क्या कहता है कि ये एक स्ट्रेटेजिक प्लान है किसी भी काम को एक पाथ में अचीव करने का, यानी कि किसी भी काम को अटेन करने का, अचीव करने का एक पाथ होता है। मैं अगर आपको बोलूं कि मुझे अपने व्यूअर्स बढ़ाने, मुझे सब्सक्राइबर बढ़ाने, तो उसका भी एक राइट पाथ होता है। यानी कि मैं पहले व्यूअर्स को कंटेंट दूं, मैं लाइन से आपकी सारी वीडियोस कंप्लीट करवाऊं, जो भी एग्जाम आ रहे हैं, तभी तो आप वीडियो देखने आओगे ना, तभी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना, ताकि आपको नई नोटिफिकेशन जल्दी मिले, आपको वीडियो जल्दी आए। तो इसीलिए ये एक प्लानिंग है, एक पाथ होता है। रिसर्च डिजाइन तो एक पाथ है, प्लानिंग रास्ता है, जिस रास्ते पर चलकर आप अपने गोल्स तक पहुंच जाते हो, यानी अपने गोल्स को अचीव कर लेते हो। तो वही लिखा है, एक प्लानिंग प्रोसेस होती है जो रिसर्च डिजाइन होती है। क्या होती है, एक शॉर्ट, बहुत शॉर्ट डेफिनेशन लिखी है मैंने कि
द प्लानिंग प्रोसेस इज नोन एज ए रिसर्च डिजाइन। आप प्लानिंग प्रोसेस को कह सकते हो कि ये जो है रिसर्च डिजाइन है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड रिसर्च डिजाइन। तो मैं आपको बुक से रीड करवा देता हूँ सारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। चलिए जी, अब हम पढ़ेंगे एक अच्छी रिसर्च डिजाइन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे कि एक अच्छे आदमी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो उसमें आपको कोई अल्कोहलिक चीजें कंजप्शन नहीं मिलेगा, आपको वो तमीज से बात करता हुआ दिखेगा, उसके कपड़े अच्छे होंगे, उसका हेयर कट अच्छा होगा। मेरे जैसा थोड़ी ये तेरे नाम बन गया बीच की मांग कर ली, ठीक है भाई, ऐसा नहीं होगा, अच्छे होगा, ठीक है। अब मैं तो लग रहा हूँ चंपू सा, ठीक है, क्या है, चलता है, कुछ छोड़ो, उस पे जज मत करना भाई। सुनो आगे लिखा है, अब हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड रिसर्च डिजाइन की गुड रिसर्च डिजाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। लिखा है डिजाइन शुड क्लियरली स्टेट द रिसर्च ऑब्जेक्टिव। जो डिजाइन्स होते हैं वो क्लियरली मेंशन कर देते हैं कि आपके जो भाई कॉल, अरे यार रुक जाया करो, इतनी सी बात समझ नहीं आती, बताओ, इतनी सी बात तो बोलिए कि यार कॉल वीडियो के टाइम पे मत किया करो, वीडियो के बाद कर। अरे अभी बोल रहा हूं तो अभी कर रहे हैं। चलो भाई शांत हो गया। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे कि जो रिसर्च होती है वो एक क्लियरली ऑब्जेक्टिव में होनी चाहिए, यानी कि जो भी आप रिसर्च कर रहे हो या जो रिसर्चर है उसको क्लियरली ये पता होना चाहिए कि वो किस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहा है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है। अगर मान लो मुझे बोला गया कि आप किसी गैंगस्टर के ऊपर एक बायोग्राफी बनाओ, आप रिसर्च करो और बायोग्राफी बनाओ, उसके ऊपर एक फिल्म प्रोड्यूस करो, है ना, फिल्म डायरेक्ट करो। अब मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा गैंगस्टर के पास, मैं उससे थोड़ी इंट्रोगेशन करूंगा, क्वेश्चन आंसर पूछूंगा। मैं पूछूंगा कि आप लोग खाते क्या हो, वो बोलेगा हम तो हवा खाते हैं। मैं पूछूंगा आप लोग सोते कैसे हो, आप लोग नॉर्मली सो जाते हो या 2-3 को किल करने के बाद सोते हो, है ना। तो भाई क्वेश्चन तो आते हैं, गैंगस्टर एंड ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि आप उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसके क्वेश्चंस करोगे। जितनी ज्यादा आप रिसर्च करोगे, जितना ज्यादा आप अच्छे से पूछताछ करोगे, आपकी रिसर्च बेटर हो जाएगी। फिर आगे लिखा है इट शुड बी एडेप्टेबल। और जो रिसर्च होनी चाहिए वो एडेप्टेबल होनी चाहिए, साथ साथ उसके अंदर कुछ चेंजेस भी करे जा सकते हो, ऐसी रिसर्च आपको बनानी है। सेकंड पॉइंट है, मैंने लिखा हुआ है एडेप्टेबल, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखा है द रिसर्च शुड मिनिमाइज बेसिस एंड सब्जेक्टिव इन्फ्लुएंसेस। जो रिसर्च होनी चाहिए वो आपके मिनिमाइज बेसिस पे होनी चाहिए, जितनी भी चीजें आपने पूछताछ करी है वो जेन्युइन हो, और साथ ही साथ सब्जेक्ट इन्फ्लुएंसेस होना चाहिए, यानी कि जो भी आपके रियल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है जहां से आपने ली है। मान लो अगर मैं किसी गैंगस्टर की बायोग्राफी बना रहा हूं तो मैंने उससे एक्चुअल में उससे पूछ रखा, उससे चीजें इंट्रोगेट करके ही लिखी हो अपनी रिसर्च में, वो सारी चीजें होनी चाहिए। फिर लिखा है अगर आप उसमें फेयर बैलेंस या कोई भी फेयर बैलेंस नहीं रखते, यानी कि आप फेयर ऑथेंटिक चीजें नहीं लिखते, तो वो रिसर्च एक तरीके से ट्रुथ नहीं लगती, उसके अंदर एक सच्चाई नाम की चीज जो है वो नहीं झलकती। तो आपको रिसर्च को एकदम सच रखना है, ट्रुथ रखना है, ताकि उसके जो डेटा है वो रिलेवेंट भी हो और रिलायबल भी हो, कोई भी उसको पढ़े तो वो ट्रस्ट कर ले, इजिली विश्वास कर ले, ठीक है। अगला पॉइंट है द डिजाइन मस्ट बी प्रैक्टिकल एंड अचीव विद इन द अवेलेबल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग टाइम, बजट एंड डेटा अवेलेबिलिटी। लिखा है जो रिसर्च डिजाइन होना चाहिए प्रैक्टिकल तौर पर अचीवेबल होना चाहिए, यानी कि आपने जो अपने गोल सेट करे है ना, जो अपना प्लान गोवा का बना रहे हो, ट्रिप का बना रहे हो, आप वो ऐसा प्लान बनाओ कि आपके बजट के अकॉर्डिंग वो प्लान पूरा हो भी जाए। मान लो आपका बजट है 20,000, आप बोल रहे हो कि हम ना एरोप्लेन से आएंगे, फैमिली है 10 लोगों की और 20 लोगों का 20,000 का बजट है, और बोल रहे हो 10 दिन हम गोवा में भी रहेंगे। तो भाई ये तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर मान लो 2-2 हजार रुपए भी पर पर्सन आने जाने पे ट्रेन का देगा या एरोप्लेन का देगा, तो 10 पर्सन पे 20,000 तो वहीं खर्च हो जाएंगे। खाओगे क्या, रहोगे क्या, घूमोगे क्या, वहां कुछ चीजें पसंद आ गई तो लोगे क्या, है ना। तो बजट बढ़ाना पड़ेगा ना। तो वही चीज बोला कि टाइम जितना मिला है और अपना जितना बजट है उसके अकॉर्डिंग आपको एक प्लान बनाना है, गुड रिसर्च डिजाइन का पार्ट होता है। फिर लिखा है रिसर्च डिजाइन के अंदर कोई भी इथिकल इश्यू नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स कॉन्फिडेंटली, और लिखा है उसके कॉन्फिडेंशियली, और इंटीग्रेटेड रिसर्च प्रोसेस। जो भी रिसर्च प्रोसेस होगा वो एक तरीके का इथिकल इश्यू से दूर होगा, यानी कि किसी भी तरीके का उसमें कोई इशू ना हो। आप रिसर्च जो बना रहे हो उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना लगे किसी को भी। अब जिसको भी शो करो, देखो मैंने गोवा की ट्रिप का प्लान बनाया है, आप देख के बताओ कैसा है। वो देखे तो ये ना बोले कि तूने 4 जोड़ी चप्पल क्यों लिख ली, 2 जोड़ी लिखनी थी ना, अरे वहां पे एक्सचेंज करके पहन लेंगे, ठीक है। तो ये ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको जो भी रिसर्च डिजाइन मिली है आप सबके उसके हिसाब से बनाओगे, अच्छा बनाओगे, ठीक है। कॉन्फिडेंशियली होना चाहिए, यानी कि आपके ऊपर आंख बंद करके कोई विश्वास कर सके कि आपने जो भी रिसर्च बनाई है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। आगे लिखा है
रिसर्च डिजाइन शुड एक्यूरेट मेजर, जो रिसर्च डिजाइन होता है वो एक्यूरेट मेजर करने में हेल्प करता है और ये आपको एक राइट पाथ दिखाने में हेल्प करता है जो कि ट्रस्ट वर्थी होना चाहिए। ट्रस्ट वर्थी यानी कि जिस पर लोग अच्छा विश्वास कर सके, ठीक है। और जो एक्चुअल सिचुएशन है वही आपको रिफ्लेक्ट करनी है अपने रिसर्च में। जो फेक सिचुएशंस है उसको आपको क्रिएट करके नहीं शो करना, ठीक है। फिर लिखा है गुड रिसर्च जो होनी चाहिए उसके अंदर कंसिस्टेंट रिजल्ट होने चाहिए, यानी कि आपके जो प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशन होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आप गोवा की ट्रिप प्लान कर रहे हो, आपके 3 छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू वो बोल रहे हैं पापा हमें ना 2-3 बेल्टे एक्स्ट्रा चाहिए, पापा मेरे लिए डायपर एक्स्ट्रा रखना, कोई बोल रहा है पापा मेरे लिए बिस्किट्स एक्स्ट्रा रखना, मैं खाता ज्यादा हूँ। तो आपको क्या करना है, इस चीज को ध्यान से देखना है कि जैसा उन्होंने बोला है उसके अकॉर्डिंग आपकी रिसर्च बनी है नहीं बनी। बाद में क्या है फिर चेंज ना करना पड़े, वरना बाद में आप ट्रिप पे पहुंच गए, हाँ जी मैंने तो बिस्कुट रखा ही नहीं, अब मैं बिस्कुट लाना तो भूल गया, मैं डायपर लाना तो भूल गया, फिर तो हो जाएगा ना कलेश में रिसर्च में। फिर लिखा है उसके बाद डूइंग अगेन इन द सेम वे, और रिसर्च को एक बार करने के बाद आपको सेम चीज को स्टडी करना है अपने वे में। मतलब कि आप जब रिसर्च बना लो, तैयार कर लो, उसको एक बार खुद से रीड करो कि जो भी चीजें पॉइंट बोले थे मैंने छोड़े तो नहीं है ना, सारे पॉइंट्स मैंने मेंशन करे हैं ना। फिर उसके बाद लिखा है रिसर्च में एक फाइंडिंग रखनी है आपको, रिलायबल होनी चाहिए और एक फाइंडिंग होनी चाहिए, यानी कि रिसर्च में आपने एक्चुअल में क्या नतीजा निकाला, क्या उसका पोटेंशियल है, क्या उसके इश्यूज निकले, तो वो चीजें भी अलग रखनी है कि जो भी प्रॉब्लम है वो पहले समझ आ जाए, ठीक है, बाद में किसी को ढूंढनी ना पड़े। आगे लिखा है टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन, अगला पॉइंट आ चुका हमारा, हमने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन, 3 टाइप्स के रिसर्च डिजाइन होते हैं, एक होता है एक्सप्लोरेटरी और दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव और तीसरा होता है एक्सपेरिमेंटल। बट आपका चैप्टर जो है इसका नाम है रिसर्च डिजाइन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी पढ़ रहे हैं आज हम, रिसर्च डिजाइन किसके पढ़ रहे हैं, एक्सप्लोरेटरी, हम इस रिसर्च का पढ़ रहे हैं, ये देख लो भाई एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ठीक है। मैं यहाँ पे 1 मिनट लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन, ठीक है, ये आपका चैप्टर है पूरा। हाँ जी, चलिए अब हम बढ़ते हैं टाइप्स पे कि कितने टाइप्स हैं इसके। तो सबसे पहला जो टाइप्स दे रखा है जिसका नाम है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, इसके बारे में पूरा चैप्टर बेस्ड है एक्सप्लोरेटरी, तो हम इसको और डीपली में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए एक्सप्लोरेटरी का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। क्या है एक्सप्लोरेटरी, जिसके अंदर ही वर्ड आ रहा है एक्सप्लोर। एक्सप्लोर क्या होता है, जानना, किसी भी चीज को जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति वो एक्सप्लोरर कहलाता है ना। या फिर मान लो आपको कुछ चीजें ऐसे हैं कि जानने का बहुत ज्यादा शौक है, आपको ये जानना है कि पंखा घूमता कैसे, आपको ये जानना है कि धरती घूमती कैसे, आपको ये जानना है कि कूलर के अंदर क्या होता है जिससे वो जल्दी तेज चलता है, ठंडी हवा फेंकता है, ठीक है। आपको ये जानना है कि गेट बंद करने से हवा क्यों रुक जाती है, आपको ये जानना है कि बहुत सारी चीजें हैं ना जानने के लिए। फिर यहाँ पर लिखा है द मैनेजर कैन यूज एक्सप्लोर रिसर्च विच इन्वॉल्व्स, एक्सप्लोर रिसर्च जो होती है इसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, एक ऐसी रिसर्च जहां पर हम जानने की कोशिश करते हैं, जितना ज्यादा हो सके हम उस चीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, उसको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बोलते हैं। इसमें ना हम इतना ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं कि कोई भी चीज जो अनक्लियर है हमारे दिमाग में ना, काफी बार बचपन से बहुत डाउट रहते हैं, है ना, हमारे दिमाग में बहुत बार डाउट रहता है, हम उस डाउट को क्लियर करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए एक वर्ड दिया गया उसके लिए एम्बिगियस, एम्बिगियस, ठीक है। तो एम्बिगियस वर्ड दिया गया। एम्बिगियस प्रॉब्लम जो होती है, जो अस्पष्ट प्रॉब्लम होती है, जो एक्चुअल में है बट आपको स्पष्ट नहीं हो रही, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश करते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में। इसके अंदर लिखा गया कि मैनेजर जो होते हैं वो यूज करते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का कुछ चीजों में। वो कौन सी चीजें हैं, पहले लिखा है कंडक्टिंग एग्जिट इंटरव्यूज विद डिपार्टिंग एम्प्लॉइज, जो डिपार्टिंग एम्प्लॉइज होते हैं उनके साथ वो इंटरव्यूज कंडक्ट कराते हैं ताकि उनको और अच्छे से जान सकें। दूसरा है होल्डिंग फोकस ग्रुप्स विद करंट स्टाफ अक्रॉस डिपार्टमेंट, जो होल्डिंग फोकस ग्रुप्स है, जो भी आपके ग्रुप्स हैं उसके अंदर आप अक्रॉस डिपार्टमेंट में अपनी ग्रुप्स बना के एक्टिविटियां परोसते हो, यानी कि आप एक्टिविटीज देते हो ग्रुप्स में, ताकि आप ग्रुप्स में करोगे तो पता चलेगा कि ग्रुप्स में कौन अच्छे से काम कर पा रहा है, कौन ग्रुप्स के साथ अच्छे से मैच नहीं कर पा रहा। फिर लिखा है एनालाइजिंग एचआर डेटा फॉर पैटर्न इन रेजिग्नेशन, जितने भी एचआर है उनका डेटा है, जो पैटर्न है, रेजिग्नेशन है, वो सारी चीजें आपको मेंटेन करनी है, उस सारी चीजों को आप एक्सप्लोर करते हो। अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, उस कंपनी के अंदर आपके जितने भी एचआर वगैरह होते हैं उनका डेटा हो गया, पैटर्न हो गया, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, वो सारा आपको एक्सप्लोर करना होता है। फिर यहाँ पर लिखा है कि इस जॉब के, ये जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, इसके कुछ फायदे होते हैं, यानी कि कुछ आइडेंटिटी पोटेंशियल फैक्टर्स होते हैं, वो समझ लेते हैं।
पहला लिखा है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा है बट मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लेना साथ के साथ। पहला पॉइंट आता है लॉ जॉब सेटिस्फैक्शन। जिसका भी लॉ जॉब सेटिस्फैक्शन है वो क्यों है आपको ये जानना है, यानी कि एम्प्लॉय के पास जाना है, उससे पूछना है कि अगर आपकी जॉब की जो सैलरी है वो आपको लॉ पे करी जा रही है यानी कि कम पे करी जा रही है, तो उसके क्या क्या फैक्टर्स होंगे, वो क्यों उदास है, क्यों सैड है, ये आपको जानना है। दूसरा है लो सैलरी क्यों दी जा रही है, कारण क्या है लो सैलरी करने का। तीसरा है एडवर्स वर्किंग कंडीशन, की जो आसपास की वर्किंग कंडीशन है वो आप जानना चाहते हो। फिर लिखा है टॉक्सिक वर्क कल्चर, आपका जो वर्क कल्चर है, जो आपका एनवायरनमेंट है वो बड़ा टॉक्सिक टाइप का है, आपसे हिल मिल के बात नहीं करता, आपसे मिलजुल के बात नहीं करता, ठीक है। या मान लो आप एक इस तरीके का एनवायरनमेंट मान लो कि जहां पर आप देख पा रहे हो कि सबको कॉफीज ऑर्डर करी जा रही है, ऑफर करी जा रही है, आपने कॉफी मांगी तो आपके टाइम पे वो बोल देते हैं कि कॉफी तो खत्म हो गई सर, सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते, आपको बाहर से पीनी पड़ेगी जास के, ठीक है। तो ये एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो जाता है थोड़ा, कि आप सबके लिए इक्वल ट्रीट कर रहे हो बट कुछ पर्सन के लिए वो अलग ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। आगे लिखा है वर्क लाइफ एम्बियश, वर्क लाइफ इम्बैलेंस, यानी कि जो वर्क लाइफ होती है आपकी काम वाली जो लाइफ है वो इम्बैलेंस है, आपकी लाइफ जो है वो आप सेटिस्फाई नहीं हो उससे, आप स्ट्रेस में हो, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ को, तो वो चीज। फिर अगला पॉइंट आता है डिसकंटेंट ड्यू टू रिएंट लीडरशिप चेंजेस, और आप काफी बार ना स्ट्रेसफुल हो जाते हो, किसकी वजह से, आपके लीडर्स की वजह से। वो काफी बार क्या करते हैं टाइम टू टाइम ना पॉलिसीज वगैरह को चेंज कर देते हैं। अगर एम्प्लॉइज की पॉलिसीज वगैरह चेंज हो जाएगी तब उसको नई पॉलिसीज को जानने में टाइम तो लगेगा, उसको ये तो पता करना पड़ेगा ना कि नई पॉलिसीज क्या बन रही हैं, मेरे फेवर में है या अनकंडीशनल है, वो सब चीजें। अगला पॉइंट आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, पॉइंट नंबर टू ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, यानी कि स्टडीज क्या होती हैं। इसके अंदर बताया गया कि जितनी भी एचआर से रिलेटेड एक्टिविटीज है वो सारी इसमें इन्वॉल्व करी गई है। एक्टिविटीज वो जो एचआर एक करता है कंपनी के अंदर, जो एचआर का रोल होता है वो सारा। तो पहला लिखा है एम्प्लॉयज की सेटिस्फैक्शन सर्वे करना, यानी कि आप एम्प्लॉयज के पास जाके पूछताछ करो, सर्वे करो, एम्प्लॉयज की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करो, उनसे जानो उनकी एक्टिविटी क्या है, ठीक है। दूसरा आता है कलेक्टिंग डिटेल डेटा ऑन वर्कलोड का डेटा कलेक्ट करना, यानी कि जो एम्प्लॉयज है उसको कितना काम दिया जा रहा है, वो प्रेशराइज होकर काम कर रहा है या रिवॉर्ड में काम कर रहा है या पनिश होकर काम कर रहा है, वो ओवरलोड जो वर्क ओवरलोड है वो पहचानना। साथ में बताना है कि आपको ओवर टाइम आवर्स कितने करने पड़ रहे हैं, जो भी एम्प्लॉइज है उसके पास जाके आप पूछोगे कि आपको कितने घंटे काम करना पड़ता है, तब वो आपको बताएगा। फिर उसके बाद लिखा है प्रोजेक्ट या असाइनमेंट से रिलेटेड अगर कोई वर्क है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है डिस्क्रिप्टिव डिजाइन में। आगे बेंचमार्किंग कंपनसेशन एंड बेनिफिट अगेंस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, यानी कि आपको कुछ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड दे दिए गए हैं, वो सेट कर दिए गए हैं, आप उसी बेंचमार्क पे अपने एम्प्लॉयज का रिवॉर्ड या पनिश करने की कायदा रखते हो। यानी कि अगर मान लो आपका कोई भी एम्प्लॉयज है वो अच्छा काम कर रहा है तो आपने एक बेंचमार्क सेट कर रखा है कि अगर कोई अच्छा काम करेगा तो उसको हम क्या करेंगे 1 किलो गेहूं फ्री दे देंगे, और अगर कोई गंदा काम कर रहा है तो क्या करेंगे उसको 2 घंटा एक्स्ट्रा रोक के रखेंगे एम्प्लॉयज को, ठीक है। तो आपने ये बेंचमार्क सेट कर दिए, एक स्टैंडर्ड बना दिया कंपनी के बीच में, ठीक है, वो चेक करना। फिर अगला पॉइंट आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो यूज करी जाती है स्पॉट करने के लिए रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस वेरिएबल। तो ये मतलब कि जैसे स्पॉटिंग के लिए यूज करी जाती है। स्पॉटिंग मतलब होता है निगरानी रखना, किसी के ऊपर नजर रखना, निगरानी रखना, नजर घुमा के रखना, यानी कि वो क्या कर रहा है। जैसे मान लो कुछ लोग होते हैं ना, जैसे एक बिल्ली है वो चूहे को बहुत ज्यादा स्पॉट करती है, चूहा कहाँ जा रहा है, बिल में कौन से में जा रहा है, वो स्पॉटिंग करती रहती है कंटिन्यूस, किसी लिए वो जानती है जब मेरे को सही टाइम मिलेगा चूहा जैसे ही बाहर आएगा मैं उसको खा लूंगी। इसी तरीके से एक बॉस जो होता है अपने एम्प्लॉइज पर सेम बिल्ली और चूहे की तरह नजर रखता है। जो बिल्ली है वो बॉस होता है, जो चूहा होता है, रैट कौन होता है, एम्प्लॉय होता है। एम्प्लॉय जो भी एक्टिविटी करेगा बॉस उस पर बिल्ली की तरह नजर रखता है। जैसे ही वो गलती करता है चूहा यानी कि एम्प्लॉय जो है वो गलती करेगा तो जो बॉस है यानी जो कैट है वो क्या करेगी, उस पर पंजा मार देगी और उसको खा लेगी। यानी खाने का मतलब है एम्प्लॉय को पनिश करा जाएगा उस चीज के लिए, समझ आया। तो यहाँ पर एक स्पॉटिंग का रिलेशनशिप होता है एक बॉस और एक टीम के बीच में। यहाँ पे लिखा है इंट्रोड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी वर्क अरेंजमेंट। यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके का एनवायरनमेंट परोसा जाता है जहां पर अलग अलग तरीके की वर्क अरेंजमेंट्स करी जाती है। इसके अंदर आपके कंट्रोल ग्रुप्स आते हैं और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स शामिल होते हैं। पॉइंट नंबर 2 है पायलटिंग इन न्यू मेंटरशिप प्रोग्राम इन स्पेसिफिक टर्म्स। कुछ नई टर्म्स को लेकर एक स्पेसिफिक पायलटिंग प्रोग्राम्स भी कभी कभी इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं। और तीसरा पॉइंट है इंप्लीमेंटिंग ए रिवाइज कंपनसेशन स्ट्रक्चर फॉर ए सबसेट ऑफ रोल्स। काफी बार कंपनसेशन स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, यानी कि कंपनसेशन मतलब होता है कि एक स्ट्रक्चर ऐसा जो अलग से स्पेसिफिक बनाया गया है सिर्फ एम्प्लॉइज के लिए, ठीक है। एक ऐसे एनवायरनमेंट में उनको ढाल दिया जाता है
जहां पर कुछ ऐसी चेंजेस हो जाती है रोल की, जहां पर ये देखना होता है कि एम्प्लॉइज इस इन्वायरमेंट में काम अच्छे से कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल है, वो चेक कर रहे हैं, उसको स्पॉट कर रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आता है एक्सप्लोरेटरी स्टडीज का मीनिंग क्या होता है। अभी देखो एक्सप्लोर का हमने मतलब समझ लिया, एक्सप्लोर मतलब होता है जानना। ये तीनों पॉइंट्स हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सप्लोरेटरी स्टडीज का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पर इसका मीनिंग लिखा है, उसके मैं गोल्स भी बताऊंगा। इसका मीनिंग होता है कि आपको किसी भी अस्पष्ट बातों के बारे में जानना। सिंपल सी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का मतलब क्या होता है कि आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज के बारे में, यानी कि कोई ऐसी मुश्किल चीज है उसके बारे में, या कोई अस्पष्ट चीज है जो पूरे रूप से पूर्ण तरीके से क्लियर नहीं है उसके बारे में, या फिर आपको किसी भी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उसके बारे में जानने को एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बोला जाता है या एक्सप्लोरेटरी स्टडीज बोला जाता है। ऐसी स्टडीज जो कुछ जानने के लिए करी जाती है, ठीक है, उसको एक्सप्लोरेटरी बोला जाता है। यानी कि आप एक्सप्लोर कर रहे हो किसी चीज के लिए। लिखा है इस मेथड के कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स है गेनिंग ए डीपर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जितना आप ज्यादा एक्सप्लोर करोगे किसी डीप चीज के बारे में, उतना ज्यादा आपको उसका नॉलेज मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ये जानना है कि जो धरती है वो कितनी गहरी है, तो मैं वीडियोस देखूंगा, आर्टिकल्स पढ़ूंगा, साइट पे जाके व्लॉग्स पढ़ूंगा और बहुत सारे मैगजीन्स में देखूंगा, तब जाके मुझे न्यूज़पेपर, आर्टिकल, बुक्स में पढ़ने के बाद पता चलेगा ना कि धरती जो है एक्चुअल में कितनी गहरी है। फिर मैं अगर ये जानना चाहता हूँ कि धरती को क्या कोई इंसान एक साइड से निकल के दूसरी साइड निकल सकता है, पार कर सकता है, तो वो जानना अभी मेरे को तो उसकी वो लगी है दिलचस्पी कि मेरे को जानना है, बट कैसे जानूं। तो अगर मैं डीप नॉलेज लूंगा उसका तभी मैं जान पाऊंगा ये चीज भी। ठीक है, तो डीप नॉलेज आपकी हेल्प करता है प्रॉब्लम्स को डिफाइन करने में, जो भी पुअरली अंडरस्टैंडिंग है उसको गुड अंडरस्टैंडिंग में चेंज करने के लिए। दूसरा पॉइंट लगा आइडेंटिफाइंग की वेरिएबल एंड रिलेशनशिप्स। अगर आप किसी की भी एक्सप्लोर स्टडीज कर रहे हो तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि रिलेशंस कैसे हैं। अगर आप किसी के रिलेशंस के बारे में जानना चाहते हो तो उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तीसरा पॉइंट है जनरेटिंग हाइपोथेसिस फॉर फ्यूचर रिसर्च। आप फ्यूचर के लिए हाइपोथेसिस जनरेट कर सकते हो, जैसे कि आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कल बारिश होगी नहीं होगी, आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कल को आपको जॉब जो है मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रेजेंट को देखते हुए ही फ्यूचर को डिसाइड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर ए मोर स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टिगेशन। आप ग्राउंड लेवल पर जाकर अच्छी खासी इन्वेस्टिगेशन से पता लगा सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, आप वहां के एम्प्लॉयज वगैरह से बातचीत कर सकते हो। ठीक है, जितना ज्यादा आपको और नॉलेज मिलेगा इससे आप और भी छोटी छोटी जगह जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि ये एक्सप्लोरेटरी का हिस्सा है। ठीक है, फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, विशेषताओं की बात करते हैं। तो इसकी विशेषताएं क्या है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन की 4 विशेषताएं हैं। पहला लिखा है हेल्प्स इन क्लैरिफाइंग प्रॉब्लम, ये मैंने अभी आपको बताया। एक्सप्लोर का मतलब ही होता है किसी चीज को जानना, तो जितना ज्यादा आप किसी चीज को जानोगे आप उसके बारे में क्लैरिफाई हो जाओगे। क्लैरिफाई होने के बाद क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सिंपल सा, अगर मान लो आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो अपने दोस्त से, आप बोल रहे हो भाई मेरे को ना 100 रुपए की जरूरत है, तो आप मेरे को भेज दोगे, वो बोल रहा है नहीं मैं नहीं भेज सकता। आप यहाँ से बोल दोगे कि भाई तू तो बहुत ज्यादा अमीर है, तू ऐसे कैसे बोल सकता है नहीं दे रहा, तेरे को तो देने चाहिए ना पैसे, तू तो बहुत ज्यादा अमीर है, तेरे पास पैसे होंगे ही, ये तो मैं मान ही जाऊं। बट आपको क्या है, उसके हिस्से का क्लैरिफाई नहीं है अभी। अब सामने वाले की क्या थिंकिंग है, क्यों वो पैसे नहीं दे पा रहा, हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो, किसी चीज में फंसा हो। जब तक आप उससे बात नहीं करते, क्लैरिफाई नहीं करते, दोनों के बीच में अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, तब तक आपको उस चीज का क्लैरिफाई नहीं होगा कि वो एक्चुअल में सही बोल रहा है झूठ बोल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज यूज्ड बट द रिसर्च प्रॉब्लम इज नॉट क्लियरली डिफाइंड। अगर मान लो आपका कोई बाबू सोना है, अब आपने क्या करा, रात के टाइम पर आप जैसे सो रहे हो, आप बातें कर रहे हो, हेलो आप कैसे हो, वो है, और रात में उसने एकदम से बोल दिया गुड नाइट, अच्छा मेरे को नींद आ रही है, और पता चलता है कि उसका जो ऑनलाइन स्टेटस है 3 घंटे बाद तक भी ऑनलाइन था। फिर आपको कैसा लगेगा, आप सोचोगे मेरे से नहीं बताई बात, वैसे तो ऑनलाइन बैठी है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस जगह पर आपने प्रॉब्लम को क्लैरिफाई नहीं करा। हो सकता है वो कोई असाइनमेंट बना रही हो, है ना, हो सकता है काफी बार कोई वर्क में बिजी हो। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है जो दो लोगों के रिलेशन को हटा देती है, तोड़ देती है। वही चीज यहाँ पे लिखी है कि अगर आप किसी के बारे में ज्यादा अंडरस्टैंड होना चाहते हो, आप किसी के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो, तो हाइपोथेसिस का रखो, यानी कि फ्यूचर स्टडीज करो ना। आप ये जानो कि इन फ्यूचर उसका बिहेवियर कैसा है। आप जब से उसके साथ हो या कभी भी किसी के साथ, तो उसके बिहेवियर को आप जानने की कोशिश करो। जितना ज्यादा आप बिहेवियर को जानोगे उतना ज्यादा आपको समझ आएगा कि वो ऐसा क्यों करता है पर्सन। ठीक है,
आगे लिखा है ओपन एंडेड अप्रोच। ओपन एंडेड अप्रोच का मतलब होता है कि यहाँ पर आपको किसी भी तरह की रोक टोक या रुकावट नहीं है। आप शुरू से लेकर एंड तक आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो अपनी डिस्कवरी। आप कुछ भी क्लैरिफाई करना चाहते हो, आप जितना एक्सप्लोर करना चाहते हो, जानना चाहते हो, उतना आप जान सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है क्वालिटेटिव नेचर। इस रिसर्च डिजाइन का क्वालिटेटिव नेचर होता है, यानी कि ये रिसर्च डिजाइन जो है सिर्फ नंबर्स को छोड़कर, रेदर देन क्रंचिंग नंबर्स, रेदर देन नंबर्स का मतलब होता है कि नंबर्स को छोड़कर बाकी सारी चीजों में रिसर्च करती है। यानी कि आपका अगर कोई स्टैटिकल डेटा है ना, नंबर्स वगैरह से रिलेटेड डेटा है, तो उसमें रिसर्च नहीं करती। बाकी आप किसी का बिहेवियर अगर जानना चाहते हो तो उसमें ये हेल्प कर देती है। कौन सी? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। आप किसी का बिहेवियर जानना चाहते हो, आप किसी की मेंटेलिटी जानना चाहते हो, आप किसी का माइंड जानना चाहते हो कि कोई कैसा सोचता है आपके बारे में, वो सारी रिसर्च ये हेल्प करने में कोशिश करती है। लिखा है फ्लेक्सिबल। दी स्टडीज आर अडेप्टेबल। ये स्टडीज जो है बहुत ज्यादा अडेप्टेबल है, रिलायबल है, यानी आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। और जो रिसर्चर है वो फोकस करते हैं इस मेथड पे कि उन्हें जानना होता है कि क्या रिसर्चर के टॉपिक्स हैं, क्या ये फ्लेक्सिबल है। अगर मान लो आपने एक बार कोई चीज जान ली, एक्सप्लेन कर ली, क्या उसको आप फ्लेक्सिबल नहीं मान सकते क्या? अगर मान लो मैंने ये देखा कि धरती जो है वो गोल है, अभी मैंने ये रिसर्च करी, मान लो आने वाले टाइम पर कोई साइंटिस्ट आके बोल देता है कि धरती जो है वो चपटी है, गोल नहीं है, तो आपको वो भी मानना पड़ेगा, आपको चेंजेस को लेना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा। बट अगर वो उसके प्रूफ दिखा रहा है कि धरती जो है वो चपटी है, तो आपको उसकी प्रूफ मानोगे अगर, तो आपको उस चीज पर फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। यानी कि आपकी जो रिसर्च स्टडीज है वो फ्लेक्सिबल टाइप की होनी चाहिए। ये नहीं कि एक चीज पर आपने सोच लिया तो अटल हो गए उस चीज पे, नहीं, आपको फ्लेक्सिबल भी बनना पड़ता है। ठीक है, अगर मान लो आपको लग रहा है कि आपका दोस्त आपसे झूठ बोल रहा है और आप उस पर अटल हो गए कि भाई तू तो झूठ ही बोल रहा है, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं सच बोल रहा हूँ, तो भाई काफी बार कॉन्सिक्वेंस अलग होते हैं। उसके पर्सपेक्टिव से सोचो, क्या पता आप गलत हो वो सही हो। ठीक है, तो आपको फ्लेक्सिबल बनना पड़ता है इस स्टडीज के अंदर। ठीक है, आगे लिखा है मेथड्स ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। अब इसके कुछ मेथड्स हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो इसके बेसिकली 4 मेथड है। पहला है फोकस ग्रुप। पहला क्या है? फोकस्ड ग्रुप्स। दूसरा है इन डेप्थ इंटरव्यू, और तीसरा है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, और चौथा है सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो ये 4 मेथड है। मैं आपको निशान लगा देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आ जाए। ये रहा, ये रहा, ये रहा एंड ये रहा। ठीक है, ये 4 मेथड है, ये 4 हम अप्रोच पढ़ने वाले हैं। ये 4 है रिसर्च डिजाइन के पार्ट। पहला है फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो इसके 1 2 3 4 5 ये 5 पॉइंट्स में इसको डिवाइड करा है। किसको? फोकस ग्रुप को। फोकस ग्रुप क्या होता है? फोकस ग्रुप का मतलब होता है जहां पर कंपनी जो है कुछ स्मॉल ग्रुप्स में पार्टिसिपेंट्स को डिवाइड कर देती है। पार्टिसिपेंट्स को बोल सकते हो, ट्रेनी को बोल सकते हो, या मीडिएटर को बोल सकते हो। तो इनको अपने पार्टिसिपेंट्स को एक ग्रुप्स में डिवाइड कर देती है, और डिवाइड करने के बाद हर एक ग्रुप को एक इंगेजिंग रोल प्ले दिया जाता है, या एक इमेज दी जाती है, कुछ शॉर्टिंग करने के लिए दिया जाता है। शॉर्टिंग मींस आपको कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए दिया जाएगा। पूरे ग्रुप के लिए एक टास्क असाइन किया जाता है कंपनी के द्वारा। कंपनी ये देखना चाहती है कि ग्रुप के अंदर आप किस तरीके की एक्टिविटी करते हो, ग्रुप में कैसा बिहेवियर है आपका, ग्रुप में आप कितना ज्यादा दिमाग चलाते हो, ग्रुप में सबसे इंटेलिजेंट कौन है और सबसे ज्यादा बेकार दिमाग वाला कौन है। तो इसके कुछ डिस्कशन आपसे करी जाती है। तो यहाँ पर ग्रुप फोकस का मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे क्लियर ऑब्जेक्टिव्स दिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को कुछ सेट करा जाता है जिसमें आपके स्पेसिफिक कुछ नेचर्स को पहचाना जाएगा, आपकी आइडेंटिफाई करी जाएगी, आपके गोल्स को, आपकी क्राफ्टिंग को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि आप कितना ज्यादा माइंड से यूज करते हो, काम लेते हो। उसके बाद लिखा है कि आप कितना ज्यादा क्लियर हो अपनी बात को लेकर, आप कितने ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करते हो। आप क्वेश्चंस वो करो जो एक्चुअल में ग्रुप में पूछा गया है। मान लो 5 लोगों का एक ग्रुप बना दिया, अब ग्रुप में बोला जा रहा है कि आप सभी ग्रुप वालों को एक केस स्टडी पे काम करना है। ठीक है, कोई एक स्कैम दे दिया कि कंपनी में एक स्कैम हुआ था 2 साल पहले, उस केस स्टडी में निष्कर्ष निकाल के बताओ कि स्कैम के कारण क्या थे और इसका निवारण क्या है, इस स्कैम को रोका कैसे जा सकता, सारे डिस्कस कर रहे हैं। तो जो जेन्युइनली कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेगा, जो जेन्युइनली उस चीज केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन करेगा, उसको बोलते हैं जेन्युइनली पूछा गया है। ठीक है, तो वो चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है कि कौन टू द पॉइंट बात करता है, कौन एक्चुअल में बकवास कर रहा है और कौन सही बात कर रहा है। तो ये होता है ग्रुप स्टडी, जहां पर 5 लोगों की अगर बातचीत होगी तो अब आपको वो रिकॉर्ड करके पता चल जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। अगला पॉइंट है प्रिपेयरिंग द मॉडरेटर फॉर डिस्कशन। यहाँ पे आप एक मॉडरेटर भी बिठा सकते हो। ब्रीफ द मॉडरेटर थ्रू ऑन स्टडीज ऑब्जेक्टिव, जो एक ऑब्जेक्टिव्स को, उद्देश्यों को पूर्ण करता है,
जो आपकी स्टडीज के उद्देश्य को बताएगा कि आपको जो फोकस ग्रुप बनाया गया है किस चीज के लिए बनाया गया है। लिखा है प्रोवाइड देम द बैकग्राउंड ऑन द रिसर्च टॉपिक, और जो रिसर्च टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको बैकग्राउंड भी प्रोवाइड करता है। Ensure the moderator have command over the language of the focus group discussion, और जो भी आपकी कमांड है उस पर मॉडरेटर का क्या चलेगा, वश चलता है, या वश कह सकते हो, अगर इसका ये तो ज्यादा बड़ा वर्ड हो गया वश, आप कह सकते हो कि उसकी कमांड चलेगी, वो आपको अथॉरिटी जब देगा किसी चीज को करने की तब आपको उसके बिहाफ पर करने है। ठीक है, अगला पॉइंट आ जाता है चूजिंग द राइट पार्टिसिपेंट्स। ग्रुप्स में क्या होता है, चूजिंग द राइट पार्टिसिपेंट्स, यहाँ पर हमें हेल्प हो जाती है इस रिसर्च के जरिए हम ये जान जाते हैं कि राइट पार्टिसिपेंट्स कौन है। ग्रुप के अंदर जैसे 5 लोग हैं, 5 में से कौन जेन्युइन है, जो जेन्युइनली क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन जेन्युइनली इंटरेस्टेड है इस केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए, और कौन ऐसा है कि जो टाइम पास करने के लिए बैठा है कि हाँ सारे के सारे जब ढूंढ के आंसर निकाल देंगे तो मैं भी बीच में अपना हाथ धो लूंगा, इसी में मैं भी बोल दूंगा कि मैंने थोड़ा सा ढूंढा है, इस तरीके का कौन कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, डिफाइन योर टारगेट ग्रुप्स, हर एक ग्रुप को कुछ टारगेट्स असाइन किए जाते हैं। राइट पार्टिसिपेंट्स चूज करने के लिए ग्रुप को कुछ अलग अलग टर्म्स दी गई हैं, जैसे कि एज, जेंडर, प्रोफेशन, सैलरी। जैसे कि सैलरी अगर मान लो 10 से 20 हजार है तो वो एक ग्रुप में आ जाओ, या एज बोल दिया कि 60 से 70 की एज वाले एक ग्रुप में आ जाओ, या बोल दिया जेंडर की जो मेल्स है उनका ग्रुप अलग होगा, जो फीमेल्स है उनका ग्रुप अलग होगा। तो इस तरीके से हम ग्रुप्स को क्रिएट करते हैं। लिखा है ऑलवेज एम टू लिस्ट 8 to 10 मेंबर पर ग्रुप, और हमेशा ये देखा जाता है कि एक ग्रुप के अंदर कम से कम 8 से 10 लोगों का होना बहुत जरूरी है। लिखा है ग्रुप्स जो होते हैं वो विजुअल इनसाइट्स होते हैं, यानी कि ग्रुप जो होते हैं वो वैल्यू ऑफर करें ऐसे होने चाहिए। यानी कि कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिसको हमने खामा-खा ही क्रिएट कर दिया। खामा-खा मींस आपको बेवजह क्रिएट कर दिया गया है, आप उसके लायक नहीं हो। ठीक है, ऐसा ग्रुप नहीं होना चाहिए। लिखा है फैसिलिटेटिंग द डिस्कशन, जो भी डिस्कशन होगी वो मीडिएटर जो होगा बीच में वो आपकी सारी बातें सुन रहा होगा, समझ रहा होगा। डिस्कशन जो होगी वो इंट्रोड्यूस होगी मीडिएटर के द्वारा। जो मॉडरेटर होता है वो क्या करेगा, आपकी डिस्कशन का टॉपिक देगा, आपको शुरुआत करेगा। फिर लिखा है एवरीवन फील कंफर्टेबल कंट्रीब्यूट द डिस्कशन, और डिस्कशन में ये जरूरी है इंश्योर करना कि हर एक आदमी कंफर्टेबल होना चाहिए। किसी को ऐसा नहीं है कि डिस्कशन में ग्रुप में हिस्सा लेने में, पार्टिसिपेंट करने में पार्टिसिपेंट को प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अगर मान लो 4 लोग अपनी बात रख रहे हैं तो 5वां आदमी झिझक रहा है, वो अपनी बात रखने शर्मा रहा है, हेजिटेट हो रहा है कि मैं अपनी बात कैसे रखूं, क्या मेरी बात ये मानेंगे नहीं मानेंगे, ये चीज नहीं होनी चाहिए। फिर लिखा है ग्रुप जो होता है वो डायनामिक होना चाहिए। ग्रुप के जो समराइज इंपॉर्टेंट वैलिडेशन पॉइंट्स है वो सामने रखे जाने चाहिए। अगला पॉइंट आता है रिकॉर्डिंग एंड डिस्कशन द रिव्यू डेटा। जितना भी ग्रुप से डेटा रिसीव्ड होगा वो सारा का सारा रिकॉर्ड होगा। वो रिकॉर्ड इसलिए होगा अगर किसी ने कोई भी डेटा मिस कर दिया, कोई बात बोली थी और वो भूल गया, तो उसको दोबारा रिकॉर्डिंग में सुना जा सकता है। तो यहाँ पर लिखा है कि उसके नोट्स भी प्रॉपरली बनाए जाएंगे और रिकॉर्डिंग भी साथ के साथ होगी, और जितने भी वर्बल और नॉन वर्बल क्लूज हैं जो बोले गए हैं और जो स्पष्ट तौर पर नहीं बोले गए हैं, उन सारे क्लूज को ग्रुप्स रखेगा हमेशा अपने पास। फिर लिखा है यूज रिकॉर्डिंग टू कैच डिटेल्स। अगर आपको डिटेल्स मिस नहीं करनी तो उसके लिए आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मान लो अभी जो मैं आपको लेक्चर पढ़ा रहा हूँ ये रिकॉर्डिंग है, ठीक है, आप इसको जितनी बार सुनोगे आप सेम पाओगे। बट अगर आप मुझसे जेन्युइनली ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ने आओगे तो हो सकता है कि मैं अभी जो लाइन का मतलब आपको समझा रहा हूँ 2 मिनट बाद मेरी टोन चेंज हो जाए और मेरी यही लाइन आपको दूसरे वे में समझाऊंगा मैं, है ना, क्योंकि सामने हमें ये भी नहीं पता होता कि हम जो अभी बोल के जा रहे हैं, जो भी मेरे वर्ड्स निकल रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो सेम लगेगा आपको, बार बार रिकॉर्डिंग सुन रहे हो आप। बट जितनी बार मेरे से सामने से सुनोगे वो हर बार टोन चेंज हो जाती है हर किसी की, तो इस चीज के लिए हम रिकॉर्डिंग का यूज करते हैं। फिर लिखा है एनालाइज फॉर कंसिस्टेंसी, यानी कि ग्रुप्स में आपको कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है इन डेप्थ इंटरव्यू। इन डेप्थ इंटरव्यू इसका मतलब ये जैसे इन डेप्थ यानी कि गहराई में जाकर, डेप्थ में जाकर जब आप इंटरव्यू करते हो, जब आप कुछ ज्यादा ही खोजाबीनी करते हो। खोजाबीनी एक लोकल वर्ड है जिसको दूसरे वर्ड में बोल सकते हो कि आप कुछ ज्यादा ही जांच पड़ताल करते हो किसी चीज के बारे में। डेप्थ इंटरव्यू क्या होता है, यहाँ पर आपकी बिलीव्स, एटीट्यूड्स और फीलिंग्स को क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है, क्वेश्चन के तौर पर परोसा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आपके क्वेश्चंस वगैरह को ही आपके इंटरव्यू में आपके खिलाफ यूज किया जाता है। और ये ऐसे इंटरव्यू होते हैं जहां पर गोल होता है पार्टिसिपेंट्स के दिल की मंशा को निकालना। यानी कि कोई एक पार्टिसिपेंट है वो जो कि शाई है बहुत ज्यादा, जो अपने दिल की बात को नहीं कह पाता,
ठीक है, जैसे आप लोग भी हो, नहीं कह पाते होंगे ना कभी कभी अपनी बात दिल की, है ना, मगर मन तो करता होगा कहने का कि कह दूं कि मैं नहीं करूंगा तेरे ऊपर खर्चा, बट करना पड़ता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी ऐसे लोग होते हैं, जो भी ऐसे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो इन डेप्थ फीलिंग कुछ अलग करते हैं और सामने कुछ और बोलते हैं। तो उनकी फीलिंग्स जो इन डेप्थ है और जो सामने है उसको मिलाने का काम करती है इन डेप्थ इंटरव्यू। तो इसका काम वही होता है बेसिकली, आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगी जहां पर आप दिल की बातें प्यार से खोल दोगे, बोल दोगे। आपको एक फ्रेंडली नेचर दिया जाएगा। तो लिखा है आपकी प्राइवेसी और कंफर्ट का पूरा ध्यान दिया जाएगा विदाउट एनी ग्रुप प्रेशर। आपको किसी भी तरीके का प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ प्राइवेसी एंड कंफर्ट, ठीक है, ये सारे पॉइंट है, 1 2 3 4, ये चारों पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है, प्राइवेसी एंड कंफर्ट, यानी कि आपकी प्राइवेसी का, आपके कंफर्ट का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दिया जाएगा कि आपने जो बात बोली है वो आपके बीच में रहेगी, हमारे बीच में रहेगी, इस तरीके का दिलासा दिया जाएगा जो कि झूठा होगा, क्योंकि ये सब चीजें रिकॉर्डिंग हो रही होती है। लिखा है डेप्थ इनसाइट, यानी कि आपके दिल के अंदर से आपके भेद लेना। मान लो आपकी मम्मी ने बोला कि बेटा भूख लगी है, खाना खाएगा। आप दिल से तो ये कह रहे हो कि नहीं मम्मी भूख नहीं लगी, मगर अब बाहर से आपका जो मन है वो कह रहा है हाँ मेरे को खाना चाहिए, भूख लगी है। वो आप इसीलिए दिल से ऐसा कह रहे हो कि हो सकता है आपकी मम्मी बीमार हो या कुछ हो जिसको आप परेशान नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है, या आप ये नहीं चाह रहे हो कि वो मेरी वजह से क्यों उठेंगी बनाएंगी, है ना। तो इसलिए आपकी दिल की मंशा अलग है और सामने की मंशा अलग है। तो वही चीज लिखा है डेप्थ इनसाइड, आपके हिडन और मोटिवेशन जो होंगे, अंदर के दिल के जो भेद है उनको निकालने का काम करती है। फिर लिखा है सेंसिटिव टॉपिक्स। यहाँ पर काफी बार क्या होता है इंटरव्यू में आपसे कुछ टास्क से हटकर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कह सकते हो सेंसिटिव क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो आप डेली लाइफ से रिलेटेड है, आपकी पर्सनल फीलिंग से रिलेटेड है। कभी कभी ना जानबूझ के किसी को पर्सनल हर्ट भी किया जाता है, यानी कि किसी से उसके दिल की भेद जानने के लिए ऐसे सवाल मुंह पे पूछ लिए जाते हैं, फेंक के मार दिए जाते हैं जहां पर उसके दिल की जो बातें वो सामने आ जाए, ठीक है। अगर वो हमारे ऊपर गुस्सा होना चाहता है, अगर वो कुछ ऐसा है तो वो सामने से ही पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो वो चीज होता है सेंसिटिव टॉपिक्स, जहां पर सेंसिटिव टॉपिक से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। तभी कभी कभी बार ना इंसान जब सेंसिटिव पॉइंट पूछे जाते हैं ना, तभी दिल की बातें सामने निकल आती है और बम की तरह फट के आती है बाहर, ठीक है। तो इसलिए पूछे जाते हैं जिससे उसकी प्राइवेसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। साथ में लिखा है कि वो फील नहीं करता हेजिटेंट, यानी कि कोई भी प्रोवाइडर अपनी इंफॉर्मेशन देते टाइम हेजिटेट फील नहीं करता जब वो सेंसिटिव टॉपिक पूछे जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब होता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई आंसर नहीं आ रहा, आप नहीं देना चाहते, आपका दिल नहीं मान रहा कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूं, तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप उस क्वेश्चन को चेंज करा सकते हो। आपका वो क्वेश्चन दूसरे तरीके से वो पूछा जाएगा, बस वो ट्राई कर रहे हैं, आपके ऊपर प्रेशराइज बिल्कुल नहीं करेंगे, आपके ऊपर प्रेशराइज नहीं करेंगे, आपको ट्राई करेंगे कि आप और अपनी फीलिंग्स को अच्छे तरीके से रिसर्च में बता सको, ठीक है। मान लो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि मैं गैंगस्टर की बायोग्राफी लिखने गया, मैं गैंगस्टर से सारी चीजें अगर खुलेआम पूछूंगा कि आपने कितने किल करे हैं, आपने कितने लोगों को गले से काटा है, तो वो ऐसे थोड़ी बताएगा। अगर मैं मान लो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है उसकी रिकॉर्डिंग का मैं गलती से कहीं इस्तेमाल कर लूं, तब वो क्या करता है गैंगस्टर, उसको मैं दूसरे तरीके से, मैं दूसरे वे में पूछ लूंगा, कोई ऐसे घुमा फिरा के अपनी टोन में, लैंग्वेज में पूछ लूंगा, ताकि उसको ये भी ना लगे कि मैं उससे पर्सनल होकर पूछ रहा हूँ या उसको प्रेशराइज भी फील ना हो, ठीक है। तो ये तरीके के क्वेश्चन को फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। फिर लिखा है फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, हाँ, तो ये हो गया आपका लास्ट। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है लेडरिंग। अगला पॉइंट आता है लेडरिंग। लेडरिंग यानी कि जैसे आपने लेडर देखी है, सांप सीढ़ी, सीढ़ी को क्या बोलते हैं, लेडर। तो ये लेडरिंग होती है। लेडरिंग का मतलब होता है एक क्वेश्चन की छड़ी लगा देना, क्वेश्चन की एक सीढ़ी बना देना जिसके ऊपर चढ़ चढ़ के आप आसमान तक पहुंच जाओगे, उसको लेडरिंग बोलते हैं। सिंपल भाषा में बताया, बहुत ज्यादा मैंने इजी लैंग्वेज में बताया कि जहां से आपने क्वेश्चन खत्म किया उसी क्वेश्चन की पूंछ पकड़ के आपको नया क्वेश्चन शुरू कर देना है। यानी कि जैसे सीढ़ी होती है ना, एक पे पैर रखा, एक पाए पे पैर रखा, फिर दूसरा पाए वहीं से जुड़ के चालू हो जाता है, फिर तीसरा चौथा पांचवा ऊपर तक पहुंच जाते हो। तो वही सेम काम आपको लेडरिंग होता है। लेडरिंग क्या होता है, एक सांप की पूंछ की तरह होता है, जहां आपने क्वेश्चन छोड़ा वो वहीं से इंट्रोगेट वाले क्वेश्चन शुरू कर देंगे दूसरा। जहां आपने दूसरा क्वेश्चन खत्म किया, जिस वर्ड पे खत्म किया उस वर्ड से वो दूसरा के बाद तीसरा क्वेश्चन पकड़ लेंगे, उसी क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन उलझा के आपको फंसाते चले जाएंगे। इसको लेडरिंग बोला जाता है। लेडरिंग जो होता है एक तरीके की क्लाइंबिंग मेंटल स्ट्रेस केस बोल सकते हो। क्लाइंबिंग मेंटल स्टेयरकेस यानी कि दिमाग वाली सीढ़ी होती है जहां आपको क्वेश्चन के आंसर में ही उलझा दिया जाता है और क्वेश्चन के ऊपर ही क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, इसलिए इसको लैडरिंग नाम रखा है, यानी सीढ़ी, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके के पूछे जाते हैं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। एक इंटरव्यूअर है, इंटरव्यू यानी कि जो इंटरव्यू ले रहा है, और दूसरा है रिस्पोंडेंट जो इंटरव्यू दे रहा है।
मान लो मैं इंटरव्यूअर हूं, आप रिस्पोंडेंट हो, आप रिस्पॉन्स तो करोगे नहीं, तो मैं आपकी जगह भी बोलूंगा, ठीक है, ऐसे समझना। तो मैं इंटरव्यूअर हूं, मैंने क्वेश्चन पूछा व्हाई डिड यू चूज दिस कार, मैंने पूछा व्हाई डिड यू चूज दिस कार। अब आप यानी रिस्पोंडेंट बोलते हो इट इज रिलायबल, कि ये रिलायबल है। फिर मैं पूछूंगा उसी रिलायबल वर्ड का क्वेश्चन उठा के पूछ लूंगा, मैंने बोला था ना पूछ से ही क्वेश्चन शुरू कर देंगे। अब इंटरव्यूअर क्या पूछेगा, वाई इज रिलायबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपके लिए रिलायबिलिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। अब आप फिर फंस गए, यार मैंने एक रिलायबल वर्ड क्या बोल दिया, उसी से क्वेश्चन बना दिया। अब आप क्या रिप्लाई करोगे, आप बोलोगे इट मेक्स मी फील सिक्योर, कि ये मेरे को फील सिक्योर कराती है। फिर अगला क्वेश्चन मैं वहीं से पूछ लूंगा व्हाई इज फीलिंग सिक्योर इंपॉर्टेंट फॉर यू, लो मैंने अगला क्वेश्चन पूछ लिया कि आपके लिए वो फीलिंग सिक्योर ही इंपॉर्टेंट क्यों है। तब आप बोलते हो इट गिव मी पीस ऑफ माइंड इन माई बिजी लाइफ। अब आपने बोला कि यहाँ पर इट गिव मी पीस ऑफ माइंड, मेरे दिमाग में शांति देती है और मेरी बिजी लाइफ में, ठीक है। अब यहाँ पे आपका इंट्रोवर्ट खत्म नहीं हुआ, और भी ऐसे चलता रहता है। अगला क्वेश्चन लास्ट वाली लाइन से अब आपको बनाना है कि मैं अगला क्वेश्चन क्या पूछता, या इंटरव्यूअर जो होता वो अगला क्वेश्चन क्या पूछता। अगर आपने गेस कर लिया अगला क्वेश्चन इसकी पूंछ पकड़ के क्या पूछेगा, तो समझ लो आपको लैडरिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं लास्ट लाइन को एक बार रिपीट कर देता हूं आपके लिए। लास्ट में उसने रिप्लाई दिया, फील सिक्योर का रिप्लाई दिया, इट गिव मी पीस ऑफ माइंड इन माई बिजी लाइफ। अब इस लाइन के रिस्पॉन्ड से आपको इंटरव्यूअर की तरीके से सोचना है और एक क्वेश्चन क्रिएट कर देना नीचे, ठीक है। और कुछ लोग जो क्वेश्चन पूछेंगे दूसरे लोग उनका रिप्लाई में आंसर कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपको लेडरिंग का कॉन्सेप्ट समझ आया। लेडरिंग बेसिकली ये होता है कि आप एक क्वेश्चन की छड़ी बार बार लगा दो। जैसे मेरे पास कोई आया, भाई मेरे को नौकरी चाहिए, नौकरी, अब मैं यही पूछूंगा क्यों नौकरी चाहिए, वो बोलेगा मेरे को पेट भरना है, कमाना है, मैं बोलूंगा क्यों कमाना है और कहीं कमा ले, ठीक है, मैं वहीं से शुरू कर दूंगा और क्वेश्चन। तो इस तरीके की लेडरिंग होती है सीरीज। अगला पॉइंट आता है हिडन इशू क्वेश्चनिंग। हिडन इशू क्वेश्चनिंग ये क्या होती है, इसको समझते हैं। कह रहा है ये एक ऐसी जेंटल डिटेक्टिव टेक्निक है, ये एक जेंटल डिटेक्टिव टेक्निक होती है, ठीक है। कह रहा है the interviewer try to uncover concern or worries that the participants might not bring their own। कह रहा है जो इंटरव्यूअर होता है वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग से, आपके माइंड से खेलने की कोशिश करता है कि जो आपको नहीं बताने ना, वो भी आपके दिमाग से निकालने की कोशिश करता है। लिखा है कि इशू आर नॉट रिलेटेबल टू जनरल सोशल, ये जो इश्यूज होते हैं जनरल सोशल से रिलेटेड नहीं होते, ये लाइफस्टाइल और आपकी प्रॉब्लम और डीपली पर्सनल होकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि हिडन इशू क्वेश्चनिंग क्या होते हैं, आपके पर्सनल लाइफ से पूछे जाते हैं। जैसे कि पर्सनल लाइफ से आपको पूछे जाएंगे क्या आपने कभी बेड गीला किया है, या फिर कोई भी, अरे ये तो छोटा सा एग्जांपल, इसको छोड़ो, भूलो, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपके कोई जनरल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको कभी किसी ने धोखा दिया है, ठीक है, या आपको कभी रोना आया है। तो आपके क्या है, डीपली माइंड में चले जाएंगे। और जैसे आप ये क्वेश्चन सुनते हो ना, आपका माइंड ना वही कॉन्शियस हो जाता है, वो अंदर सोचने लगता है मेरे को रोना आया है, तो वो एक इमोशनल में बहकर आपको आंसर भी दे देता है। इसको बोलते हैं हाइडिंग इशू क्वेश्चनिंग, यानी कि आपको ना जानकर भी वो वाले क्वेश्चन पूछने जो आपको छुपा रखे आपने, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसका एग्जांपल होगा तो मैं आपको दे दूंगा, इसमें एग्जांपल फिलहाल दिया ही है। अगला पॉइंट आ जाता है सिंबॉलिक एनालिसिस। क्या होता है, हम पढ़ने वाले हैं सिंबॉलिक एनालिसिस, यानी ये वाला पॉइंट। सिंबॉलिक एनालिसिस का मतलब होता है समथिंग ट्रूली रिप्रेजेंट टू द पार्टिसिपेंट एक्सप्लोज इट्स ऑपोजिट। कह रहा है ये मेथड फोकस करता है अनकवरिंग फैक्ट्स पे, जो भी अनकवरिंग है, यानी कि जो आपने अपनी लाइफ में ऐसे फैक्ट्स छुपा रखे हैं जो अनकवरिंग है, जिसको आप कवर करना चाहते हो। इसके अंदर आप अपने सिनेरियोज के ऊपर बात कर सकते हो, आप डीप मीनिंग के ऊपर बात कर सकते हो, या जो आपको टास्क असाइन हुआ है आप उस पर बात कर सकते हो। लिखा इफ एन इंटरव्यूअर आस्क द पार्टिसिपेंट्स अबाउट देयर यूज ऑफ फिटनेस ट्रैकर इन द एक्सप्लोर। अगर मान लो कोई इंटरव्यू में कोई भी इंटरव्यूअर जो होता है वो एक पार्टिसिपेंट से पूछ लेता है कि यूज ऑफ फिटनेस, फिटनेस का यूज कहाँ होता है, जो भी ट्रैकर होते हैं उनकी लाइफ में। ट्रैकर यानी कि जो क्लाइंबिंग करते हैं, रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, माउंटेनिंग करते हैं, उनकी लाइफ में फिटनेस का रोल कहाँ होता है। तो आपको उस चीज के बारे में उनको एक्सप्लेन करना है, उनको डेप्थ में बताना है, ठीक है। फिर लिखा है कि इन डेप्थ इंटरव्यू जो टेक्निक होती है वो नॉट स्टैंड अलोन होती है। स्टैंड अलोन यानी कि आप अकेले नहीं हो वहां पर, आपके साथ जो है आपका माइंड, आप उस माइंड से क्वेश्चन के आंसर करते हो। और दूसरी तरफ जो आपकी सिंबॉलिक एनालिसिस है, ये आपकी हेल्प करती है, या ये बोल सकते हो ये आपकी कोशिश करती है अनकवरिंग फैक्ट्स को निकालने के लिए। आपके दिमाग में कुछ ऐसी बातें चल रही होती है जिसको आप नहीं शेयर करना चाहते, कुछ ऐसे रिसर्च आपके दिमाग से उसको करनी होगी जो आप नहीं बताना चाहते, तो ऐसी रिसर्च को यूज करने के लिए किया जाता है। फिर अगला पॉइंट आता है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। क्या होता है, एक मिनट में चेक कर लूं, क्लियर है भाई।
हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। कह रहा है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज्ड टू सेट इनोवेट रिसर्च मेथड। ये एक इनोवेट रिसर्च मेथड है। सेम ये इन्हीं तरीके से है जैसे अभी आपने ऊपर सिंबॉलिक पढ़ी, यानी कि अनकवर, डीपर जाना, हिडन फैक्ट्स को, थॉट आउट को निकालना, अपने मोटिवेशंस को निकालना, और साथ ही साथ आपको जो चीजें एक्सप्रेस नहीं करनी आती उन चीजों को भी एक्सप्रेस करवाना। ठीक है, और काफी बार आपने देखा होगा कि हर एक इंसान के अंदर एक मोटिवेशन होता है, हर इंसान एक मोटिवेटेड व्यक्ति होता है, बट काफी टाइम के बाद ना अगर उसको कोई मोटिवेशन नहीं मिलता तो उसका मोटिवेशन का जो शरीर में कुछ ब्लड होता है ना मोटिवेशन वाले, जो मोटिवेट करते हैं, जिसमें गूज बम्स आते हैं, यानी कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो वाले मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है। अगर मान लो आपको, अगर मैं 2-4 संदीप महेश्वरी की वीडियो दिखा दूं, मैं 2-4 आपको ऐसी मोटिवेशनल स्पीच वगैरह दिखा दूं, तब आपको कुछ टाइम के लिए मोटिवेट हो जाएगा, आपका माइंड जो है उसी मोटिवेशन थिंकिंग में चला जाएगा और आप मोटिवेट हो जाओगे एकदम से। और जैसे ही 2-4 घंटे बीते, आप भूल गए उस चीज के बारे में, आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, फिर से आप वैसे नॉर्मल टोन में हो जाओगे। तो हर चीज के लिए हमको मोटिवेशन के लिए एक मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारे माइंड को आदत है चीजों को बार बार सुनने की, जितनी बार हम उसको बार बार सुनते हैं हम उस चीज को दोहराते हैं। तो यहाँ पर पहली चीज लिखिए कंप्लीशन टेक्निक्स। हम ना यहाँ पर प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के अंदर कुछ मेथड का यूज करते हैं अपने रिसर्चर के ऊपर रिसर्च करने के लिए, हम उसके माइंड से खेलते हैं। पहला लिखा है कंप्लीशन टेक्निक्स। कंप्लीशन टेक्निक का मतलब होता है कि हम एक क्वेश्चन, एक टास्क दे देंगे जिसको आपको पूरा करना है। ठीक है, अब मान लो मैंने पूछा कि आपने किस रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाया है। मैंने क्या पूछा आपको, आपने किस रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया है। आपने मान लो किसी एक रेस्टोरेंट का नाम ले लिया, जो इस रेस्टोरेंट का नाम कुछ भी हो सकता है, ABC करके। ठीक है, ABC करके, ABC करके आपने बोला कि मैंने ABC एक रेस्टोरेंट है नाम से, मैंने इसमें जाके खाना खाया। अब मुझे ये पता लगाना है कि ये रेस्टोरेंट सही है या गलत है, या ये अच्छा है या बुरा है, इसकी सर्विस कैसी है। मैंने ना आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछना है। मैंने कैसे घुमा के क्वेश्चन कैसे पूछना है कि अच्छा बताओ ABC रेस्टोरेंट सर्विसेज इज डैश। मैंने क्या बोला, ABC रेस्टोरेंट सर्विसेज इज डैश, डैश लगा दिया कि अब आप ये डैश को फिल करने के लिए या तो आप गुड बोलोगे या तो आप बैड बोलोगे। जैसे आपने बैड बोला, मुझे ये समझ आ जाएगा कि इसके हिसाब से, यानी इस व्यक्ति के हिसाब से ABC रेस्टोरेंट की सर्विसेज जो है वो बुरी है, बैड है। आपने बैड बोला ना, तो वहीं से मैं समझ जाऊंगा आपकी फीलिंग्स को। अगर मैं डायरेक्ट पूछा अच्छा ये बताओ कि इस रेस्टोरेंट में मजा आया, अच्छा था, तो हर कोई बोल देगा हाँ ठीक ठाक था, अच्छा था। बट अगर मैं आपको क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछता हूं तब आप उसको कंफ्यूज हो जाते हो, आप नहीं पहचान पाते कि मैंने क्यों पूछा ऐसा, तब आप उसको जेन्युइनली रिप्लाई करोगे। तो ये कंप्लीशन टेक्निक बोलती है। दूसरा आता है एसोसिएशन टेक्निक्स। कह रहा है पार्टिसिपेंट्स को क्विक रिस्पॉन्ड की आदत होती है। काफी बार उनकी स्टिमुली जो होती है ना, जो आपके माइंड होते हैं ना, वो क्विक रिस्पॉन्ड करता है। जैसे आप गर्म तवे पे हाथ लगाओ, आपका हाथ ऐसे लगाओगे ना, आपके माइंड में तुरंत स्टिमुली बोलेगी इसको फटाफट हटा ले भाई, गर्म है, हाथ जल रहा है मेरा। तो स्टिमुली क्या होती है, दिमाग की जो स्टिमुली है, एक एरिया, एक पार्ट है, वो अपने आप रिस्पॉन्ड करता है कि इसको हटा फटाफट से। तो इस तरीके से हमारा माइंड क्विक रिस्पॉन्स करता है काफी बार नॉन वर्बल और वर्बल क्लूज के अंदर। क्विक रिस्पॉन्स बिलीव इन मोर स्पॉन्टेनियस एंड ऑनेस्ट। और हम ये मानते हैं कि अगर कोई माइंड से क्विक रिस्पॉन्स आ रहा है ना, तो वो बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने बोला, किसी अपने दोस्त से पूछा अच्छा ये बता ये रामू कैसा लगता है तेरे को, उसने तुरंत छूटते ही बोला अरे बैंगन लगता है एक नंबर का। और अगर वो मान लो अपनी बात को पलटना भी चाहता है ना, अब वो रामू पलट नहीं सकता। अब जो मेरा दोस्त है जिसने बैंगन बोला है रामू को, वो अपनी बात से बाद में पलटना भी चाहता है ना कि रामू को बुरा लग जाएगा, अरे थोड़ा ठीक ठाक लगता है ऐसे बोलना चाहिए। अब वो नहीं पलट सकता क्योंकि उसका जो स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स है, यानी कि एकदम से जो उसने रिस्पॉन्ड किया कि बैंगन लगता है, तो वो उसकी फीलिंग थी अंदर वाली। अगर अब वो उसको चेंज कर रहा है, अपनी स्टेटमेंट को, अपनी लाइन को, वो बैंगन वाली स्टेटमेंट चेंज करना चाह रहा है, तो अब वो झूठ बोलेगा पक्का है। जो उसने पहले बोल दिया वो सच था। ठीक है, तो स्टिमुली जो बुलवाती है वो सच होता है, जो बाद में हम सोच के बोलते हैं, हमने दिमाग से बिना सोचे समझे बोला वो सच है। जो सोच के बोलेंगे, थोड़ी देर बाद बोलेंगे, तो वो समझ लो झूठ बोल रहे हैं हम। ठीक है, उसको कुछ ज्यादा हम टाइम ले रहे हैं, सोच रहे हैं, दिमाग में घोट रहे हैं उस चीज को, तब जाके रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, वो गलत है। आगे लिखा है एक्सप्रेशन टेक्निक्स। एक्सप्रेशन टेक्निक्स क्या होती है, कह रहा है पार्टिसिपेंट्स इंगेज होते हैं हमेशा कुछ एक्टिविटीज में, जैसे कि उनको रोल प्ले के लिए हम एक्टिंग, ड्राइंग या पेंटिंग जैसी एक्टिविटीज दे देते हैं। अब इन्हीं एक्टिविटी से करने के बाद जब वो एक्टिविटी कर रहा है, उसमें हमें ये पता चल जाता है कि उस पर्सन का माइंडसेट कैसा है, एक्सप्रेशन कैसा है। अगर आपको किसी पर्सन के बारे में कुछ जानना है ना, तो आप उसको 3 काम बोल दो, या तो एक्टिंग करने को बोल दो, या ड्राइंग करने को बोल दो, या पेंटिंग करने को बोल दो। ठीक है, अगर वो कुछ ऐसे कामों में इन्वॉल्व है ना, तब उसके फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो चेंज होते रहते हैं। उससे पता चलता है कि उसको कितना स्ट्रेस हो रहा है, कितना जोर लग रहा है उस काम में। ठीक है, तो उससे भी हम पता कर सकते हैं, उसकी रिसर्च में हेल्प कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। ये रहा कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। इसमें लिखा है कि पार्टिसिपेंट्स आर आस्क्ड टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स
यहाँ पर स्टिमुली जो है कुछ डायलॉग्स क्रिएट करवाती है, जहां पर उन डायलॉग्स की मदद से आप इंटायर फीलिंग्स को बाहर निकालते हो, अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालते हो। ठीक है, कुछ डायलॉग्स क्रिएट कर देंगे। मान लो एक सिनेरियो लेते हैं, एक रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सामने एक परचून की शॉप है जिससे आपने कल एक सामान लिया था, दूध की थैली हो सकता है, वो फट गई और आपका दूध खराब निकला। अब आप उससे एक्सचेंज करवाने गए तो उसने वो दूध की थैली को चेंज नहीं करा, आपके पैसे नुकसान हो गए और आपको अपने दिमाग में एक माइंडसेट बना लिया आपने कि उस दूध की दुकान से मैं आज के बाद दूध नहीं लूंगा क्योंकि वो जो है एक्सपायर्ड माल बेचता है। अब मैंने आपको एक सिचुएशन दी रोल पे, आप सपोज करो आप के सामने एक दूध वाला है, मैंने सिचुएशन बना दिया, आपके सामने एक दूध वाला है जिसने आपको खराब दूध की थैली दी। अब आप उस पर कैसा रिस्पॉन्स करोगे? आपका दूध फट चुका है, आपने ये चीज एक्चुअल रियल लाइफ में जी है, आपने जी है मतलब एक्सपीरियंस करी है रियल लाइफ में। अब आप पूरा वही गुस्सा निकालोगे जो एक्चुअल में आपको तब आया था जब आपने सही में उससे दूध की थैली ली थी। मैंने तो एक सिचुएशन दिया जस्ट, पर अगर वो सिचुएशन अगर हम रियल लाइफ से एक्सपीरियंस कर पाते हैं ना तो हम उसको रियल तरीके से एक्टिविटी करते हैं, हम रियलिज्म दिखाते हैं अपने आप को, कोई फेक नहीं दिखाते। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स है जो बिल्ड करती है अंडर की फीलिंग्स और आइडियाज को एक रोल प्ले के जरिए। ठीक है, अगर मान लो कोई चीज आपने एक्सपीरियंस ही नहीं करी, उसके बारे में मैं आपको एक्टिंग करने को बोलूंगा तो आप ऐसे एक्टिंग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। अगर मैंने आपको बोला कि आपको रोने की एक्टिंग करनी है, आपके सामने गरीब बच्चा, आप उसको देख के रो रहे हो, ठीक है, आपको एक्टिंग करनी है बस रोने की, नहीं होती बहुत लोगों से, बहुत मुश्किल है रोना, एक्टिंग करने में बहुत मुश्किल होता है रोने की एक्टिंग को। अगर हाँ आपको कोई जेन्युइनली उस फीलिंग को आपने एक्सपीरियंस किया है कभी बचपन में, आप खुद गरीब रहे हो या आपके दादा गरीब, आपके परदादा गरीब या कोई आपके पुश्तों में गरीब रहा हो, आपने एक्सपीरियंस करा है कभी तरसे उस चीज के, तब आपकी आंखों से आंसू आने लग जाएंगे अपने आप रियल वो चीज दिखाओगे एक्सपीरियंस करके। ठीक है, तो ये होता है कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। अब हम बात कर लेते हैं एनालिसिस ऑफ सेकेंडरी डेटा की, यानी कि लास्ट पॉइंट है हमारा ये वाला मेथड्स ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर। ठीक है, लास्ट पॉइंट है एनालिसिस ऑफ सेकेंडरी डेटा। इसका मतलब क्या होता है, इसके कुछ 3 टाइप है, 1 2 3, ये 3 टाइप है। ठीक है, तो रीड करते हैं इसको भी। तो लिखा है ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है, यानी कि यहाँ पर थोड़े खर्चे की लागत ज्यादा आती है, क्योंकि जैसे कि लिखा है एनालिसिस ऑफ सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है, एक होता है प्राइमरी डेटा और एक होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो आपने खुद से अपनी हेल्प से अपनी मेहनत करके कलेक्ट किया है। अगर मैंने बोला कि आपको एक डेटा कलेक्ट करके लाना स्कूल से, आप स्कूल गए, अपने बच्चों से इंट्रोगेट किया, बच्चों से क्वेश्चन करे और साथ में वो सबका डेटा कलेक्ट करके लाए हो, वो प्राइमरी डेटा, यानी आप खुद से अपने आप से गए थे और लाए हो। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, आपने अपनी जगह किसी दूसरे को भेज दिया या आपने अपनी जगह किसी साइबर साइट से ले लिया, वो डेटा कॉपी पेस्ट मार लिया, मतलब मेहनत नहीं कर रहे। कॉस्ट इफेक्टिवनेस होती है सेकेंडरी डेटा। ठीक है, जहां पर आप पैसे देकर दलालों से खरीद लेते हो कोई डेटा, सेकेंडरी डेटा एनालिसिस होता है जहां पर हम रिसर्च को एक झूठे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, ये रियल रिसर्च नहीं कहलाती। इसके कुछ सेकेंडरी डेटा के सोर्स है। पहला आता है इंटरनल रिकॉर्ड्स, यानी कि आपके पास कोई कस्टमर का डेटाबेस पड़ा होगा, आपके पास कोई एक्सेल शीट पड़ी होगी, सेम वही डेटा से रिलेटेड जो आपको चाहिए, तो आप इंटरनली उसको ढूंढ कर यूज कर ले रहे हो, तो ये एक सोर्स हो गया। ठीक है, जहां पर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने जो पहले से डेटा गिवन है उसको यूज कर लिया। सेकंड आता है एक्सटर्नली पब्लिश डेटा, जो भी एक्सटर्नली किसी थर्ड पार्टी के द्वारा डेटा पब्लिश होगा मार्केट में, आपने उस डेटा का यूज करा है, आपने कहीं जाकर कोई खोजाबीनी नहीं करी। तीसरा आता है सिंडिकेटेड डेटा। सिंडिकेट डेटा का मतलब होता है जहां भी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, इंडस्ट्री में बड़े बड़े सेलिंग डेटा आते हैं, मार्केट के डेटा आते हैं, कंपनी के परचेजिंग डेटा, बिहेवियर डेटा आते हैं एम्प्लॉइज वगैरह के, वही डेटा आपने इंडस्ट्री का उठा के अपने पास रख लिया और वहां पे चिपका दिया और एनालाइज कर दिया सेकेंडरी डेटा के नाम पे। तो वो जो डेटा आपने लिया है कहीं कंपनी से, कहीं पार्टी से, कहीं सेलिंग परचेजिंग का डेटा उठा लिया जहां से थर्ड पार्टी से, वो डेटा सेकेंडरी डेटा कहलाता है। तो ये सोर्स है कि कहां से, किन स्रोत से आप इकट्ठे कर सकते हो सेकेंडरी डेटा। तो पहला आता है इंटरनल रिकॉर्ड, या तो आपके पास पड़ा होगा या तो एक्सटर्नली होगा, यानी कि कहीं थर्ड पार्टी से मंगाया होगा, या सिंडिकेट कहीं इंडस्ट्री वगैरह में जाके आपने वहां से कलेक्ट कर लिया कोई भी उठा के डेटा और दिखा दिया कि ये जो है सेकेंडरी डेटा है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स का खत्म हो गए। अब एक छोटा सा 90% चैप्टर आपका खत्म हो गया। एक छोटा सा टॉपिक रहता है स्टेप्स इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के स्टेप्स क्या होते हैं, मैं वो बोर्ड पर अभी लिखने वाला हूँ, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, उतार लो। चुका हमारा स्टेप्स इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो इसके कुछ मैंने स्टेप्स लिख दिए यहाँ पर कि किस तरीके से एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को कंडक्ट करवाया जाता है शुरू से लेके एंड तक। इसके कुछ प्रोसीजर है, लाइन से सारे प्रोसीजर आपको करने हैं। पहला प्रोसेस है आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहला काम होता है कि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम जो आपको दी गई है उसको आइडेंटिफाई करना।
आपको ये पहचानना कि वो जो प्रॉब्लम है वो किस तरीके की है, उसके अनक्लियर फैक्ट्स को क्लियर करना है, ठीक है। जब आप पहचान जाओगे प्रॉब्लम का टाइप क्या है, उसका नेचर क्या है, तब आप आगे की प्रोसीडिंग करना शुरू करोगे। पहला पॉइंट क्या है, अनक्लियर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, यानी कि पहचानना। उस टॉपिक के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा जानना है, एक्सप्लोर करना है चीजों को और समझना है। फिर उसके बाद जैसे आप पहचान जाते हो, फिर आपको दूसरा पॉइंट आता है, कंडक्ट ए प्रीलिमिनरी लिटरेचर रिव्यू। फिर आपको ये देखना है कि उसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड किसी लिटरेचर ने क्या पहले कोई आर्टिकल वगैरह पब्लिश करा है, कोई नोट्स वगैरह कहीं मैगजीन वगैरह कहीं कुछ उसके बारे में लिखा है, उसको आपको पहचानना है, ठीक है। आपके लिटरेचर रिव्यू कौन होते हैं, लिटरेचर रिव्यू यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको पहले ही किसी न किसी ने अंडरलाइन कर रखा होता है, किसी बुक्स में हो सकता है, किसी मैगजीन में हो सकता है, या किसी न्यूज़पेपर आर्टिकल में हो सकता है। तो वो चीज को आपको ढूंढना पड़ेगा, लिटरेचर रिव्यू चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। जब आप ये कर लेते हो, पॉइंट थर्ड आता है, फॉर्मुलेट रिसर्च क्वेश्चन। आपको अपने कुछ क्वेश्चंस क्रिएट करने बनाने हैं। आपने लिटरेचर रिव्यू पढ़ लिया, आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, अब आपको इतना नॉलेज पता चल जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। आपको उसके क्वेश्चन बनाने हैं कि मुझे इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड आउट करना है, उन क्वेश्चंस को आपको मार्क करना है, उन क्वेश्चंस को आपको लिखना है। फिर अगला पॉइंट आता है, आपको ये देखना है कि कौन सा रिसर्च मेथड जो है और वो आपको चूज करना है। 4 रिसर्च मेथड मैंने आपको बताए थे। पहला आता है क्वालिटेटिव इंटरव्यू, दूसरा फोकस ग्रुप, तीसरा ऑब्जर्वेशन और चौथा आता है सेकेंडरी डेटा एनालिसिस। इन 4 रिसर्च मेथड में से आपको कोई एक रिसर्च मेथड जो है वो चूज करना है कि आप किस तरीके से अपनी रिसर्च को आगे प्रोसीड करना चाहते हो। जब आप एक मेथड चूज कर लोगे, फिर नेक्स्ट पॉइंट में आपको उसकी डिजाइन एंड स्टडी करनी है। डिजाइन एंड स्टडी मतलब कि आपको उससे रिलेटेड कहाँ कहाँ जाना पड़ सकता है, आपको डेटा कलेक्शन कहाँ करना पड़ेगा। अगर आपने कोई मेथड चूज करा है मान लो इंटरव्यू का, तो आप ये देखोगे कि मुझे इंटरव्यू लेना कहाँ है, स्कूल में जाना है, सर्वे कहाँ करना है, ऑब्जर्वेशन डेटा क्या करना है, वो जो क्वेश्चंस आपने बनाए थे वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन करोगे। अगला पॉइंट आता है डेटा कलेक्ट। जब आप अपना डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो आपको हर एक ऑब्जर्वेशन को, डेटा को गैदर करना है। अगर आपने सेकेंडरी मेथड चूज करा है तो सेकेंडरी मेथड के अकॉर्डिंग जितना डेटा होगा वो आपको इंक्लूड करना है, उसमें जोड़ना है। आपकी अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स आपको डालनी है, न्यू डायरेक्शंस यानी कि आपने वो डेटा किस किस दिशा से खोजा है वो भी आपको उसमें इंक्लूड करना है। ये सारी चीजें डेटा कलेक्ट में आएगी। जहां जहां से आपने डेटा लिया है वो सारा आपको फाइंडिंग और कंक्लूजन में भी रखना है। फिर अगला पॉइंट आता है एनालाइज डेटा। अब आपने डेटा इकट्ठा कर लिया, अब तसल्ली से बैठकर आपको डेटा की शॉर्टिंग करनी है, यानी कि एनालाइज करना है। जो डेटा आपको काम का है वो आप रखो और जो डेटा आपका काम का नहीं है उसको आप हटा सकते हो। तो यहाँ पर डेटा को शॉर्टेड करना है, उसके थीम्स देखने, पैटर्न्स देखने। मान लो आपको स्कूल का डेटा चाहिए, आप 4-5 स्कूल का डेटा ले आए, उसमें आपको छोटे बच्चों का डेटा चाहिए बट आपने 12वीं तक के बच्चों का डेटा कलेक्ट कर रखा है, तो आपको वो अलग करना पड़ेगा। आपको एक पैटर्न, एक थीम से उस डेटा को सॉर्ट करना पड़ेगा, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से आपको वो एडजस्ट करना पड़ेगा, या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, इस तरीके से भी देखना पड़ेगा, ठीक है। आपको कोडिंग करनी पड़ेगी, इसकी आप टेक्निक्स वगैरह भी यूज कर सकते हो आजकल। तो फिर लिखा है रिपोर्ट फाइंडिंग। अब जैसे आप डेटा एनालाइज कर लोगे, आप रिपोर्ट फाइंड करोगे, आप ये फाइंड करोगे कि आपको उस डेटा में जो खोजना था, यानी कि जो क्वेश्चंस आपने क्रिएट करे थे ऊपर, रिसर्च क्वेश्चन जो थे, वो आप उसमें ढूंढ पा रहे हो नहीं ढूंढ पा रहे हो। जब आपको वो मिल जाएंगे, उन क्वेश्चंस की प्रॉब्लम मिल जाएगी, तो आपको उसको अच्छे से फाइंड करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कि क्या क्या फाइंडिंग्स हो सकती है, रिपोर्ट के हाइपोथेसिस क्या हो सकते हैं, तो वो सारी आपको फाइंड करनी है। अगला पॉइंट आता है रिफाइन रिसर्च क्वेश्चन एंड प्लान फर्दर रिसर्च। जो भी आपने रिसर्च करी है उसको रिफाइन करना। जब आपने पूरी रिसर्च बना ली, कंक्लूजन निकल गया, रिपोर्ट बन गई, तब आपको क्या करना है, जो भी रिसर्च है उसको रिफाइन करना है। फॉलो अप देने से पहले, यानी कि किसी को सौंपने से पहले वो रिसर्च आपको खुद से एक बार और चेक करनी है। जैसे बोलते हैं ना, पेपर करने के बाद एग्जाम में बच्चों को बोला जाता है कि एक बार अपना क्वेश्चन पेपर या आंसर शीट दोबारा चेक कर लो। आपने कोई क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा होगा, डेट नहीं लिखी, कहीं लाइन नहीं लिखी, कोई आंसर गलत कर दिया, तो वो गलतियां जो है वो रिफाइन हो जाए, आपको याद आ जाए कि मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा तो नहीं है, कहीं कहीं ना कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, या कोई पेपर जो है गलत आगे पीछे तो नहीं लगा दिया। वो एक बार रिफाइन करना, चेक करना होता है। फिर अगला आता है रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट। जब पूरी चीजें हो जाती हैं तो लास्ट आता है रिव्यू और रिफ्लेक्ट, यानी कि यहाँ पर आपको अपने डेटा को पूरा इंप्रूव कर लिया है, तब आपको सौंप देना है आगे अगला फीडबैक के लिए। अब सामने जो पीयर्स हो देंगे या एडवाइजर जो होते हैं, वो आपको इंप्रूवमेंट या फीडबैक देंगे उससे रिलेटेड कि आपने जो डेटा बनाया है उसकी क्वालिटी कैसी है, उसके अंदर जो मटेरियल डाला है, जो डेटा डाला है, जो कलेक्ट करे थे एविडेंस वगैरह, वो सही है या नहीं है,
उसका बैलेंस इम्पैक्ट जो है वो ठीक है या वो गलत है, वो सारे फीडबैक कौन देगा? आपको रिव्यूज देगा, यानी कि रिफ्लेक्ट जो आपके डेटाज में होंगे रिव्यू वगैरह वो मिलेंगे फीडबैक, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 3 जो है वो पूरा खत्म हो जाता है। आई होप आपको वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से पसंद आया होगा, समझ आई होगी सारी चीजें। और चैप्टर नंबर 3 आज का यहाँ पर खत्म होता है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ, यानी चैप्टर नंबर 4 के साथ जल्दी। और वीडियो पसंद आई तो आपको जानते ही हो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर ज्यादा से ज्यादा करना, ताकि आपके ग्रुप्स वगैरह हो, फ्रेंड सर्कल हो। जैसे हमने भी अपने ग्रुप्स बना रखे हैं टेलीग्राम में, टेलीग्राम का है, व्हाट्सएप का है, इंस्टा का है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सारे ग्रुप्स का, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो जितने भी ग्रुप्स वगैरह वहां से ज्वाइन कर लेना, और जितने भी अपने ग्रुप्स हैं उसमें शेयर कर देना, ताकि सारे बच्चों तक वीडियो पहुंच जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, एक चीज, अगर किसी को नोट्स वगैरह बाय करने हैं तो वो कांटेक्ट करके खरीद सकता है। ये रहा कॉन्टेक्ट नंबर, इस नंबर पे जाके आप मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। एक मिनट, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, इस नंबर पे जाके आप मैसेज कर देना भाई, कॉल मत करना, बहुत बार कॉल परेशान करते हैं, इरिटेट हो जाता हूं मैं। तो मैसेज कर देना, जो भी मिनिमम प्राइस होगा वो पे करके 150 के अराउंड, वो पे करके आप तो वो जो प्राइस होगा भाई वो पे करके आप पीडीएफ को बाय कर सकते हो। और हाँ, अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, नहीं तो दोबारा कॉल हो जाएगी भाई, बाय। उतार लो इसको, उतारना, स्क्रीनशॉट ले लो।